हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना को पढ़ने वाले हैं। आज इस सब्जेक्ट का हमारे सिलेबस में जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है उसे हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो फर्स्ट ईयर में जब थे तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन अब सेकेंड ईयर में आने पर उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हमारे चैनल पर सेकेंड ईयर का कोई लेक्चर ही अवेलेबल नहीं था। तो आज से हम उन्हीं दोस्तों के लिए धीरे धीरे सेकेंड ईयर के लेक्चर्स बनाने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारे फर्स्ट लेक्चर में हम रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना का सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में भी आप लोग मुझे उतना ही प्यार देना जितना बाकी सभी लेक्चर्स में आप लोगों ने हमें दिया है। फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा इस सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना है, इसके दो पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो होता है रसशास्त्र, और जो पेपर 2 होता है वो होता है भेषज कल्पना, ठीक है। रसशास्त्र भी 100 मार्क्स का पेपर होता है और भेषज कल्पना भी 100 मार्क्स का होता है। सब्जेक्ट दोनों एक ही हैं, यानी कि इस एक सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों 100 मार्क्स के होते हैं और पासिंग मार्क्स जो होता है वो 50 होता है, ठीक है। यानी दोनों को मिला के 100 होने चाहिए पास होने के लिए। तो जो रसशास्त्र और भेषज कल्पना है, दोनों में अगर हम ईजी की बात करें कि कौन सा ईजी है पेपर, तो दोनों ही ईजी हैं, ठीक है। हर बच्चे के अपने अपने हिसाब से होता है कि किसको कौन सा ईजी लग जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रसशास्त्र ईजी लगता है या फिर भेषज कल्पना, ठीक है। तो लेकिन हम करने वाले दोनों हैं, तो आपको जो मतलब आपको अच्छे से याद हो जाए, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वही आपको ईजी लगेगा। ईजी और हार्ड कुछ नहीं होता, जो हमें अच्छे से समझ में आ जाए, जिसके बारे में हमें टोटल नॉलेज हो जाए, वो हमें इजी लगता है। और जो हमारे समझ में नहीं आ पाता है या फिर हमें कोई समझाने वाला नहीं होता है या फिर बुक से हमें समझ में नहीं आता, तो वो हमें हार्ड ही लगता है, चाहे इजी क्यों ना हो। अगर समझ में नहीं आया है तो वो हमें हार्ड लगेगा। तो इसके अंदर हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो हमें हर एक चीज़ ईजी लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हर टॉपिक में मैं आपको अलग अलग से, मतलब एक वीडियो एक टॉपिक पे बनाऊंगा, जिससे आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए एक बहुत सारी जो टॉपिक्स वाली लंबी लंबी वीडियो होती हैं वो आपको ना देखनी पड़े। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, डायरेक्ट उस टॉपिक की आप वीडियो देखो और वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। इस हिसाब से हम वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपना रसशास्त्र का सेकंड पॉइंट, ठीक है। हम एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, लेकिन आज इस लेक्चर में हम फर्स्ट पॉइंट ना पढ़ के सेकंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमारा टर्मिनोलॉजी सारी आ जाती हैं, परिभाषा कहते हैं इसको, परिभाषा प्रकरण, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस जितने भी नाम सेकंड पॉइंट में हमारे दिए हुए हैं इन सब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए बस। वैसे मोस्टली ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इनके सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछा जाता है। तो हमें इन जितनी भी टर्मिनोलॉजी दी हुई है इन सब की डेफिनेशन को देखना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। बस इसको फटाफट से आपको डेफिनेशन देखनी है, लेकिन हाँ इसको आप याद ज़रूर रखना, ठीक है। मतलब समझना चीज़ों को, क्योंकि अगर आप इसे याद रखोगे तो ये आगे चल के बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आप देखेंगे कि पूरे जो वैसज्य कल्पना है और पूरी जो रसशास्त्र है, उन सब में ये वर्ड्स जरूर आएंगे। भावना, जारण, मूर्छन, आवाप, निर्वाप, ये सारे वर्ड्स आते ही रहेंगे। तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पॉइंट नंबर 2 है हमारे सिलेबस का, परिभाषा प्रकरण। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहला हमारा आवाप, दूसरा निर्वाप, तीसरा ढालन, चौथा भावना, पांचवा जारण, छठा मूर्छन, फिर इसके बाद सातवां है शोधन, आठवां है मारण, नौवां है अमृतीकरण, दसवां है लोहितीकरण, ग्यारहवां है मृतलोह, बारहवां है सत्वपातन, तेरहवां है द्रुति, चौदहवां है अपुनर्भव, पंद्रहवां है निरुक्त, सोलहवां है रेखापूर्ण और 17वां है वायुतक, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो है हमारा फर्स्ट पॉइंट से लेकर आपका जो है ये मान के चलिए 10 पॉइंट तक, ठीक है। 10 पॉइंट तक तो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपका 8वें तक ही है। 8वां तक तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये आपका वर्ड आते ही रहेंगे आगे चल के भी,
क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर आपने थोड़ा बहुत अब तक पढ़ लिया होगा अपने कॉलेज में, तो आपने ज़रूर सुना होगा कि निर्वाप करना, मूर्छन करना, जैसे पारद का या फिर किसी भी चीज़ का अगर हम जारण मूर्छन करते हैं तो ये वर्ड्स आते ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जारण अगर हम किसी चीज़ का कर रहे हैं तो क्या होता है, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना, बाकी ये कोई इतना वो नहीं है कि दिमाग आप लगाएं, बस डेफिनेशन को समझ में आ गया तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है हमारा आवाप। अब यहाँ पर हम देखेंगे आवाप क्या होता है। तो किसी धातु, उपधातु अथवा खनिज को तीव्र अग्नि में पिघलाकर उसके ऊपर किसी भी द्रव्य चूर्ण को छिड़कना आवाप कहलाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या बताया है कि जैसे आप कोई भी धातु, उपधातु ले लो, मैंने अभी बताया था ना, जैसे कि हमारा जो पार्ट बी है रसशास्त्र का, उसके अंदर सारे हमारे रत्न, उपरत्न ये सारे आ जाते हैं, महारस, उपरस, ठीक है। तो वहाँ पर हमें उन सब का यही सब करना होगा, आवाप, निर्वाप या फिर जारण, मूर्छन, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी अगर आवाप बोला जाए, किसी भी धातु का आवाप करना है, तो इसका मतलब यह है कि आप उस धातु को लीजिए, ठीक है, उसको तीव्र अग्नि में पिघलाइए, ठीक है, फिर उसके ऊपर किसी भी जो निर्दिष्ट द्रव्य है उसको आप छिड़क दीजिए उसके ऊपर, तो ये आपका आवाप कहलाता है, ठीक है। इसके पर्याय क्या हैं, तो इसके पर्याय है प्रतिवाप और आच्छादन, ठीक है, ये इसके पर्याय है। तो आपको आवाप समझ में आ गया कि कुछ भी नहीं है, आवाप का मतलब बस इतना ही है कि आप किसी भी, जिसका भी आपको आवाप करना है उसको लीजिए, धातु, उपधातु, खनिज, किसी भी चीज़ को लीजिए, उसे तीव्र अग्नि में पिघलाइए और फिर उसके ऊपर किसी भी निर्दिष्ट यानी जो द्रव्य बताया गया हो छिड़कने के लिए, उस द्रव्य को उसके ऊपर छिड़क दीजिए, तो वो कहलाता क्या है, आवाप, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतने से ही आपको समझ लेना है। ज़्यादा दिमाग जो लगाना है वो आगे चल के जो टॉपिक्स आएंगे पारद वारद, उसमें आप फुल दिमाग लगाइएगा, क्योंकि ये तो 2 ही नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें इतना दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड नंबर पे आता है वो आता है निर्वाप। तो निर्वाप क्या होता है, किसी धातु, उपधातु या उपरस आदि को तीव्र अग्नि में तपाकर उसे जल अथवा दुग्ध, क्वाथ, गोमूत्र, घृत आदि द्रवों में बुझाने की क्रिया को निर्वाप कहते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में अब डिफरेंस याद रखो तो आपको ईजिली याद रहेगा हमेशा ही। आवाप क्या था कि किसी भी धातु, उपधातु को हम पिघला रहे थे या तीव्र अग्नि में हम उसे तपा रहे थे और फिर उसके ऊपर किसी निर्दिष्ट द्रव्य को छिड़क रहे थे। निर्वाप में हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी उपधातु, धातु, उपरस, महारस, इन सब को हम लेकर तीव्र अग्नि में तपा रहे हैं, लेकिन तपाने के बाद हम उस पर किसी भी द्रव्य का छिड़क नहीं रहे हैं, बल्कि जिसको हम तपाया था उसी को लेकर जल, दुग्ध और कोई भी क्वाथ, गोमूत्र है उसके अंदर हम उसे बुझा रहे हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निर्वाप कहते हैं, यानी कि बुझाने की क्रिया को निर्वाप कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा छिड़कने की क्रिया है, किसी भी चीज़ को तपाकर उस पर छिड़क रहे हैं तो आवाप, और अगर उसको तपाकर बुझा रहे हैं तो निर्वाप, ठीक है। इतना डिफरेंस आप याद रखना तो नहीं भूलोगे। इसका जो पर्याय है वो है निषेक और स्नपन, ठीक है। थर्ड जो हमारा है वो है ढालन। अब हम देखेंगे ढालन क्या होता है। तो किसी भी धातु जैसे सोना, चांदी आदि को तीव्र अग्नि में पिघलाकर उसे किसी भी द्रव जैसे जल, क्वाथ, दुग्ध आदि में ढाल देने की क्रिया में को ढालन कहते हैं। यानी कि इसको भी याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि जो आपने ऊपर के 2 पढ़े हैं सेम ये भी वही है, कि इसमें भी क्या करना है, वही धातु लेनी है, जैसे सोना, चांदी, किसी भी चीज़ को लेना है, उसके बाद उसे पिघलाना है और फिर उसे जल, क्वाथ आदि में ढाल देना है। इस क्रिया को ही हम ढालन कहते हैं। जैसे कि सुनार उनार जो करते हैं कि उसे पिघलाकर, किसी भी धातु को, सोना चांदी को पिघलाकर फिर उसे किसी भी द्रव जैसे किसी भी द्रव में ढाल देते हैं, किसी भी शेप में ढाल देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ढालन कहते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है भावना। भावना क्या होती है, किसी भी औषध चूर्ण यानी धातु भस्म को निर्दिष्ट द्रव पदार्थ जैसे जल, क्वाथ, दुग्ध, घृत आदि में पीस कर सुखा लेने को भावना या फिर भावन कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना ढालन क्या था, कि हम किसी भी द्रव को पिघलाकर फिर उसे हम ढाल रहे थे किसी भी क्वाथ जल में, ठीक है। अब भावना में क्या कर रहे हैं कि हम किसी भी औषध चूर्ण यानी धातु भस्म को लेते हैं, ठीक है। उस भस्म का क्या करेंगे, जो द्रव्य हमें निर्दिष्ट किया हुआ है यानी जिसके बारे में हमें बताया गया है कि इस धातु को या इस धातु भस्म को हमें इसके साथ मिलाकर पीस कर सुखा लेना है, ठीक है। तो उसे भावना कहते हैं। यानी कि कोई भी आप द्रव लीजिए यानी धातु भस्म लीजिए, उसको जल वल मिलाकर उसे पीसिए, उसके बाद उसे सुखा लीजिए, तो इसको हम भावना कहते हैं। यानी आगे चल के अगर किसी भी चीज़ का, मान लो हमें किसी भी रत्न या महारस का यानी गंधक, मान लो गंधक है, उसको हमें भावना देनी है गंधक को,
तो हम क्या करेंगे, गंधक के भस्म को लेंगे, उसको किसी भी जल क्वाथ के साथ पीसेंगे और फिर उसे सुखा लेंगे। तो इसको हमने क्या कह दिया, गंधक को हमने भावना दे दी, इसी को भावना कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 5th नंबर का है जो हमारा, वो है जारण। ठीक है, अब हम देखेंगे जारण क्या होता है। तो पारद में स्वर्ण आदि धातुओं को मिलाकर जीर्ण करा देने की क्रिया को जारण कहते हैं। ठीक है, आप एक एक वर्ड को, मतलब आपको इनकी डेफिनेशन इनके वर्ड से भी आ जाएगी। ठीक है, भावना, भावना मतलब क्या था कि पीस कर सुखा लेना। ठीक है, इसके बाद ढालन क्या था कि हम किसी भी चीज़ को या किसी भी धातु को, सॉरी, हम गर्म करते हैं यानी पिघलाते हैं और फिर उसे जल ग्वाथ आदि में ढाल देते हैं, तो उसे ढालन कह देते हैं। ऐसे ही जारण, जारण का मतलब क्या हो गया, जीर्ण करा देना। देखो पारद जो होता है उसमें तो एक अनोखी शक्ति होती है कि आप उसके अंदर कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो जीर्ण कर लेता है, उसे खा जाता है समझ लो। ठीक है, पचा लेता है। तो जारण इसी को कहते हैं कि जैसे पारद है, पारद में किसी भी स्वर्ण आदि धातु किसी को भी हम मिला दें तो उस वो जीर्ण हो जाता है, मतलब पारद उसे अपने अंदर मिला लेता है, बिल्कुल अच्छी तरह से अलग नहीं रखता, मतलब बिल्कुल मिक्स हो जाता है पारद में वो धातु हैं। ठीक है, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जारण कहते हैं। यानी कि पारद आदि में कोई भी स्वर्ण आदि धातुओं को मिलाकर जीर्ण करा देने की क्रिया को, यानी अच्छी तरह मिला देने को हम जारण कहते हैं। ठीक है, अब देखो वही बात तो करी गई है कि जीर्ण किए हुए द्रव्यों को छानने या फिर गलाने आदि किसी भी क्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। तो मैंने बताया ना, पचा लेता है, बिल्कुल अच्छे से अपने अंदर मिला देता है। यानी अगर हमने एक बार पारद में कोई भी स्वर्ण आदि धातुओं को डाल दिया तो वो इस तरह से पचा लेगा या जीर्ण कर लेगा कि हम उसे दोबारा अलग नहीं कर सकते उस धातु को उस पारद से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जारण। तो फ्रेंड्स, ये लंबी वीडियो हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे रोकते हैं, लेकिन अगले लेक्चर में हम इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छे से समझ में आई है, आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको इसमें लगता है कि मुझे कोई इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या फिर किसी और ढंग से आपको पढ़ाना चाहिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जितना पोर्शन बचा हुआ है वो हम अगली वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।